हेलो स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश इंडिया में इस्टेब्लिश हुए और किस तरीके से अब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपना ये रूल था कंट्री के अंदर उसको इस्टेब्लिश करना शुरू किया। किस तरीके से आइए देखते हैं। रेवेन्यू फॉर द कंट्री, क्रॉप फॉर द यूरोप और द ब्लू रेबेलियन, इन 3 पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जो हमारे यहाँ के जो आर्टिसंस थे, जो कारीगर थे, उनके साथ क्या हुआ। आर्टिसंस वर deserting विलेज सिंस दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट द लो प्राइस। जितने भी आर्टिसन थे और उनकी जो आर्ट थी वो सारी क्या हो गई, डेजर्टिंग हो गई, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट थे कंपनी के द्वारा उनको फोर्स किया गया कि अपने प्रोडक्ट को लोअर कॉस्ट पे क्या किया जाए, बेचा जाए। द पीजेंट्स वर अनएबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। और जो पीजेंट्स थे, यहाँ के किसान लोग थे, वो कंपनी को सही तरीके से जो उनके ड्यूज थे या जो उनके पर टैक्सेस लगे हुए थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज ऑन द डिक्लाइन। इस तरीके से जो आर्टिसंस थे उनकी जो प्रोडक्शन हुआ करती थी, जो सामान जो चीज़ें वो बनाया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता से क्या हुआ, उनकी प्रोडक्शन होना कम हो गई। परमानेंट सेटलमेंट। By the term of this, the Rajas and the तालुकदार were reorganized as जमींदार। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट के लिए जो 1793 में हुई, जो राजा और तालुकदार हुआ करते थे उनको जमींदार के नाम से ऑर्गेनाइज किया गया था। They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company। अब उनको हेड बनाया गया कि ये क्या करेंगे, रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे किसानों से, पीजेंट्स से, और कंपनी को पे करेंगे। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। और उसको जो अमाउंट पे करनी है वो फिक्स कर दिया गया, एक अमाउंट की आपको हर साल या हर क्रॉप के बाद इतना अमाउंट जो क्या है उसको फिक्स करना है। अब परमानेंट सेटल में अगर ये परमानेंट फिक्स हो गया कि कितना रेवेन्यू देना है, तो इसमें कभी कभार क्या होता था कि जो क्रॉप थी उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती थी, या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, या ड्रॉट की वजह से, या फ्लड की वजह से अगर क्रॉप खराब हो जाती थी तो भी जो रेवेन्यू जो था वो क्या था, फिक्स था। उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू तो भी पे करना पड़ता था। प्रॉब्लम विद द सेटलमेंट। जमींदार वर नॉट इंटरेस्टेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। जमींदार नहीं चाहते थे कि उनकी जो लैंड है उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। द रेवेन्यू हैज़ बीन फिक्स्ड सो हाई। रेवेन्यू इतना हाई फिक्स किया जाता था कि जमींदार जो थे वो उसको पे नहीं कर पाते थे। सम लॉस देयर लैंड। इसी के चक्कर में बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, बहुत सारे फार्मर्स जो थे, उन्होंने अपनी लैंड को क्या किया, खो दिया, क्योंकि इतना हाई अमाउंट उनके ऊपर हो गया था रेवेन्यू का, जिसके बदले में जमींदारों ने उनसे क्या ले ली, जमीन छीन ली। उसके बाद सेकंड जो सेटलमेंट का सिस्टम था, महालबारी सेटलमेंट। अब महालबारी सेटलमेंट में क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो हुआ करते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी थे के, वहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी डिवाइज्ड अ न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा एक नया सिस्टम लाया गया जिसको महालबारी सिस्टम कहा जाता है। He felt that the village was an important social institution in the North Indian society and needed to be preserved। उनका मानना था कि नॉर्थ इंडिया में जो विलेज है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए कि इस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने महालबारी सिस्टम लाया। अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स
एंड राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें क्या हुआ करता था कि एक ग्रुप को क्या की जाती थी, इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि वो क्या करें, विलेज टू विलेज आए, लैंड को इंस्पेक्ट करें, लैंड को मेजरमेंट करें और उनकी कस्टम्स और जो ट्रेडिशन है उनको रिकॉर्ड किया जाए और क्या क्या राइट्स हैं उनके, उनको भी क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज was added up to calculate the revenue that even a village mahal had to pay। उसके बाद क्या है, फिर रिकॉर्ड किया जाए किसके पास कितनी लैंड है और रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए और जो पे किया जाए वो हर एक को पे करना पड़ेगा। जो विलेज का हेड हुआ करता था उसको महाल बोला जाता था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, और ये परमानेंट सेटलमेंट की तरह नहीं था, इसको हर साल हर सीजन में क्या किया जाता था, रिवाइज किया जाता था, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का था वो विलेज के हेडमैन को दिया जाता था, रेदर देन द जमींदार की बजाय हेडमैन को दिया जाता। दिस सिस्टम केम इनटू नोन एज द महालवारी सेटलमेंट। इस पूरे सिस्टम को महालवारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थर्ड जो सिस्टम आया वो था मुनरो सिस्टम। पहले परमानेंट सेटलमेंट, फिर महालवारी सिस्टम, अब मुनरो सिस्टम। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज in the south there was a similar move away from the ideas of permanent settlement. A new system that was devised came into known as the Rayatwar or Rayatwari system. It was tried on a small scale of Captain Alexander Reed's in some of the areas that were taken over by the company after the wars with the Tipu Sultan. तो ये जो रियोतबारी सिस्टम था ये नॉर्थ इंडिया जो कि महालबारी सिस्टम था उसी के सेम टू सेम था। ये साउथ इंडिया में चलाया गया। अलेक्जेंड्रा रीड जो थे कैप्टन उस टाइम के कंपनी के, उन्होंने चलाया साउथ इंडिया में जब टीपू सुल्तान को हराने के बाद। तो रियोतबारी का सिस्टम भी सेम टू सेम था जैसे महालबारी सिस्टम था। इसको भी जो रेवेन्यू था ये कंपनी कलेक्ट करती थी और पीरियडिकली क्या था, इसको रिवाइज किया जाता था। उसके बाद इसको आगे डेवलप किया गया बाय थॉमस मुनरो के द्वारा। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। इसके बाद मैसूर से शुरू होके आगे ये पूरे साउथ इंडिया में फिर ये मुनरो सिस्टम फैलता गया। Reed and Munro felt that in the south there was a traditional जमींदार। उनका मानना था कि साउथ इंडिया में जो ट्रेडिशनल जमींदार हैं उनको बीच में से हटाया जाए और किसान और कंपनी के बीच में डायरेक्ट संबंध हो। The settlement they argue had to be made directly with the cultivators। मेन मोटिव क्या था कि कल्टीवेटर के साथ कंपनी का डायरेक्ट रिलेशन हो जाए। Who had tilled the land for जनरेशन्स, जो सदियों से लोगों के लिए क्या है, ज़मीन को बनाते आ रहे हैं, ज़मीन को लगाते आ रहे हैं। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। उन फील्ड को एक एक करके केयरफुली सेपरेट किया गया और सर्वे किया गया, फिर जाके रेवेन्यू का असेसमेंट हुआ और फिर ये सिस्टम शुरू किया गया। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर। उनका मुनरो का मानना था कि ब्रिटिश को एक फादर की तरह क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, ताकि जो रियोट है उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और उनके लैंड्स को भी क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। प्रॉब्लम ऑफ द एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड। विदिन फ्यू ईयर आफ्टर द न्यू सिस्टम वर imposed, it was clear that all was not well with them। अब कुल मिला के जब 4-5 साल बीत गए तो जो कंडीशन थी वो सही नहीं हो रही थी। ये क्लियर हो गया था कि जो सिस्टम बनाए गए हैं वो किसानों के लिए सही नहीं है। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू, ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड।
उसके बाद जो ऑफिसर्स थे, रेवेन्यू की इंक्रीज बढ़ती जा रही थी और वो क्या करते थे, रेवेन्यू जो था उसको हाई से हाई फिक्स किया जा रहा था। इसका अल्टीमेट जो लोड था वो पीजेंट्स के ऊपर पड़ रहा था। पीजेंट वर अनेबल टू पे, वो उस हाई रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं कर पा रहे थे। रियोट फ्लड द कंट्री साइड एंड विलेज बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन। अब जो किसान थे, इतना हाई रेवेन्यू डिमांड होने के बाद वो क्या हो गए, अंडर लोन हो गए, जिसकी वजह से उनको अपनी ज़मीन छोड़ के क्या करना पड़ा, कहीं दूसरे गांव में किसी दूसरी जगह पर जाके बसना पड़ा। तो बहुत सारे विलेज इन सिस्टम के अगेंस्ट क्या हो गए, खाली होना शुरू हो गए। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich enterprises farmer, but this did not happen. जो optimistic officials थे, जिन्होंने ये सोच के इन सिस्टम को लगाया था कि इससे जो किसान थे उनकी इनकम में क्या होगा, चेंज होगा, उनके सिस्टम में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज आएगा, लेकिन ये सब नहीं हुआ। इसके अगेंस्ट क्या हुआ कि वो जो किसान थे वो अंडर डेप्ट हो गए और अपने विलेजेस, अपने जो लैंड थी उसको छोड़ के दूसरी जगह भागे। क्रॉप्स फॉर द यूरोप, अब जितनी भी क्रॉप्स थी वो यूरोप के लिए लगाई जाती थी। द ब्रिटिश आल्सो रियलाइज्ड दैट द कंट्री साइड्स could not only yield revenue, it could also grow the crop that यूरोप रिक्वायर्ड। अब रेवेन्यू के साथ साथ जो कंपनी, जो ब्रिटिश की डिमांड थी वो ये थी कि अब जो रेवेन्यू है वो ओनली जो खाने वाली फसलें थी उन्हीं के ऊपर नहीं, बल्कि ऐसे किया जाए, अब वो क्रॉप्स लगाई जाएं जो कि यूरोप में जिनकी डिमांड है। By the late 18th century, the company was trying its best for expand the cultivation of the opium and indigo. उसके बाद 18th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, कंपनी ने अपना बेस्ट दिखाने के लिए जो कल्टीवेशन है इंडियन फील्ड्स के ऊपर, वो ओपियम और इंडिगो की करना शुरू कर दी। इन द सेंचुरीज and the half that follow, the British pursued or forced cultivator in the various parts of India to produce other crops. उसके बाद तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोगों को और कल्टीवेटर को फोर्स किया गया कि आप क्या करो, इन क्रॉप्स को जिनकी यूरोप में ज़्यादा डिमांड है क्या किया जाए, उगाया जाए। जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब उत्तर प्रदेश, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and rice in Madras। उसके बाद कुछ एरिया चुने गए जिसमें से जूट जो थी ये बंगाल में लगाई जाती थी, टी असम में, शुगर केन जो था वो उत्तर प्रदेश में, वीट जो थी पंजाब में और कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में, और राइस इन मद्रास। तो ये एरिया चुने गए जो कि उस टाइम कैश क्रॉप के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके यूरोपियन कंपनीज को। तो स्टूडेंट हम कंटिन्यू करेंगे कल फिर इस चैप्टर को, देखते हैं आगे क्या होता है रूलिंग कंट्री साइड में।